लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ान और ईबो एक दूसरे के आमने सामने थे, जो दोनों के लिए ही हार्ट रेंचिंग और शॉकिंग था। जहाँ ईबो अभी तक अपने शौक से उबर नहीं पा रहा था, वहीं ज़ान खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। अब उसके आगे ज़ान बस ईज़ा को लेकर उस कॉरिडोर में चल रहा था, जितना तेज़ हो सके उतना तेज़। वहीं ईज़ा ज़ान की बाहों में बहुत डरा हुआ महसूस कर रहा था। वो फील कर पा रहा था कि उसके डैड वो कुछ अलग बिहेव कर रहे हैं, पर ईज़ा का छोटा ब्रेन अभी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर डेफिनेटली हुआ क्या है। वहीं ज़ान वो बहुत ब्रेथलेस हो रहा था, उसकी होल बॉडी शिवर कर रही थी और हाथ पांव ठंडे पड़ते जा रहे थे। वो बस इस वक्त कहीं दूर जाना चाहता था, दूर, हर जगह से दूर, क्योंकि उसे सफोकेटिंग फील हो रहा था। इसीलिए उसने सॉफ्टली ईज़ा को पकड़ते हुए कहा, बेबी, अगर डैड रन करेंगे तो आपको डर तो नहीं लगेगा ना। ईज़ा ने कन्फ्यूजन में ज़ान का फेस देखा, पर ज़ान के फेस पर जो एक्सप्रेशन थे उसने ईज़ा को ऑटोमेटिकली स्टॉप कर दिया। उसने बिना कुछ कहे सिर्फ नोट किया। ज़ान ने अपने बच्चे को और तेज़ी के साथ गले लगाया और वो अब सच में कॉरिडोर में भागने लगा था। और ईज़ा कसकर ज़ान को पकड़कर बस उसके साथ था वो। ज़ान को इस तरीके से भागते हुए देखकर काफ़ी सारे लोग उसकी तरफ अजीब निगाहों से देख रहे थे, पर ज़ान, उसे कोई परवाह नहीं थी किसी की भी। उसे बस यहाँ से जाना था। पर भागते भागते अचानक से ज़ान किसी से टकराता है, और वो इतनी तेज टकराया था कि एक पल के लिए तो ज़ान भी हिल गया था। और वहीं ईज़ा ने और कसकर ज़ान को पकड़ते हुए कहा, डैड। ज़ान ने कहा, आई एम सॉरी बेबी, तुम्हें लगी तो नहीं? ये कहते हुए ज़ान ने ईज़ा को बस सॉफ्टली उसके हेयर पर किस किया और उसे वापस अपनी एम्ब्रेस में खींच लिया। वही सामने जो शख्स था वो कोई और नहीं बल्कि मीज़ा की मॉम थी, जैस्मीन। फिर कहो जैस ने ज़ान को देखते हुए कहा, सियन, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? पर ज़ान ने उसको कम्प्लीटली इग्नोर किया और वो बस चलने लगा। वही जैस कंप्लीट शॉक में थी, उसने ये उम्मीद नहीं की थी। सियन उसे इग्नोर कर चला गया, वो भी ऐसे, इसीलिए वो बस खोने लगी। पर ऑलरेडी ज़ान उसकी नज़रों से बहुत दूर जा चुका था। जैस ने अपनी मुट्ठियों को बांधते हुए कहा, ये इंसान बहुत एरोगेंट है, बहुत ज़्यादा। हाँ, लेकिन तो उसने अपने पैरों को पटका, पर जैसे उसने अपने पैरों को पटका उसे महसूस हुआ कि ज़मीन पर कुछ गिरा हुआ है। उसने नीचे मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक बॉटल थी, दवाई जैसी बॉटल। उसने उस बॉटल को उठाया और उस नाम को बहुत गौर से पढ़ा। जैसे उसने वो पढ़ा, उसकी आंखों का कलर और उसके फेस का जो एक्सप्रेशन था वो कंप्लीट चेंज हो गया। उसने वापस उसी दिशा में देखा जहाँ ज़ान दौड़ कर गया था। फिर उसने अपने मन में एक डेविलिश सी मुस्कुराहट दी और कहा, क्वाइट इंटरेस्टिंग। इसके बाद वो अपने पैरों से टक टक करते हुए वहीं जा चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ ज़ान भागकर फाइनली स्कूल के बाहर आ गया था और बस रोड पर खड़े होकर बहुत रेस्टलेस तरीके से बस का इंतजार करने लगा। इंतजार करते वक्त ज़ान का पूरी शरीर बिल्कुल उसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। वो इतना ज़्यादा बेचैन नजर आ रहा था कि कोई दूर से भी पहचान जाए। और ये चीज़ ईज़ा को भी फील हो रही थी। हर चीज़ जो उसे और ज़्यादा रेस्टलेस कर दिया। वो समझ नहीं आ रहा था कि उसके डैड को क्या हुआ है और वो कैसे उन्हें शांत करे। बस वो ज़ान को ऐसे ही पकड़ कर बैठा रहा। ज़्यादा समय नहीं लगा कि तभी बस स्टॉप पर बस आ जाती है और ज़ान बस उस बस के अंदर चढ़ गया और सबसे कॉर्नर वाली सीट जो खाली थी वहाँ जाकर बस बैठ गया, ईज़ा को बींच कर। वहीं ईज़ा ने भी अपना सर ज़ान की चेस्ट में छिपा लिया था। बस शुरू हो जाती है, लोग आपस में बातें कर रहे थे और सफ़र बस चल रहा था, लेकिन जो पूरी तरीके से शून्य था वो ज़ान था। बार बार आंसू उसकी आंखों से लुढ़क रहे थे। वो कितनी बार पूछने की कोशिश कर लेता पर वो रुक ही नहीं रहे थे। और उसका वो कांपता हुआ शरीर, वो क्या कर सकता था? वो कुछ नहीं कर सकता था। बार ईबो का वो चेहरा, उसकी वो आवाज़, उसके वो सवाल और बहुत सारी आवाज़ें ज़ान के दिमाग में गूंज रही थी। तभी ईज़ा ने सॉफ्टली ज़ान को पुकारते हुए कहा, डैड। ज़ान ने एक पल ईज़ा की आवाज़ को बिल्कुल भी नहीं सुना, लेकिन ईज़ा ने जब अपने सर को उठाकर ज़ान की तरफ देखा और उसकी आंखों में उन आंसू को देखा तो ईज़ा की आंखों में भी ऑलरेडी आंसू आ गए थे। उसने सॉफ्टली अपने हाथ को उठाया और छोटे से हाथों से ज़ान की आंसू को पोंछा और फिर धीमी आवाज़ में कहा, डैड, व्हाई आर यू क्राइंग? क्या बैड अंकल ने आपको भी हर्ट किया? टेल मी, अगर उन्होंने आपको हर्ट किया ना तो ईज़ा विल फाइट। ये कहते हुए ईज़ा ने अपनी छोटी सी मुट्ठी को दिखाया और ज़ान की ये बात सुनकर एकदम से ऐसे फ्लिंच कर उठा। उसने मुड़कर ईज़ा की तरफ देखा। अब उसे रियलाइज़ हुआ था कि वो ईज़ा के सामने रो रहा है, इसलिए उसने तुरंत अपने आंसू को पोंछते हुए कहा, नो बेबी, डैड को कुछ नहीं हुआ। ईज़ा ने कहा, आप झूठ बोल रहे हैं, आप रो रहे हैं डैड, टेल मी व्हाट हैपेंड? हाँ, लेकिन तो ईज़ा फिर से ज़ान से पूछने लगा। ज़ान ने कहा, नो बेबी, डैड नहीं रो रहे हैं, वो तो डैड की आंखों में कुछ चला गया था ना, इसलिए। ईज़ा ने कहा, डोंट लाई, आई सेड ना, डोंट लाई, टेल मी क्या हुआ है, ईज़ा विल हेल्प यू। ज़ान ने तुरंत ईज़ा के फॉरहेड पर किस करते हुए कहा, नो बच्चा, कुछ नहीं हुआ है, मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है, डैड को कुछ नहीं हुआ है। ईज़ा ने कहा, आप पर झूठ बोल रहे हैं डैड, आई एम सॉरी, हम घर चलेंगे डैड। हाँ, मुझे स्कूल नहीं जाना, उन अंकल ने आपको बुली किया ना, मैं उनसे फाइट करूँगा आपके लिए,
उन्होंने आपको भी बुली किया, उन्होंने मुझे भी बुली किया था, पर डैड डोंट वरी, ये सब बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। अगर वो अंकल आपके पास दोबारा आए ना तो मैं क्रूगर अंकल को बहुत जोर से हिट करूंगा। आई विल हिट हिम। ठीक है, तो ईजा और ज़्यादा उस बात को कंटिन्यूसली बोलने लगा, चैंट करने लगा, और ये सुनकर सहन और ज़्यादा टूट रहा था, वो ब्रोक हो रहा था। उसने तुरंत ईजा को हक करते हुए कहा, नो बेबी नो, हम अंकल को हर्ट नहीं करेंगे, नो हम हर्ट नहीं करेंगे, नहीं प्लीज़ प्लीज़ नो। ठीक है, तो उसने ईजा को हक कर लिया और उसने अपने मन में कहा, हम ऑलरेडी उसे बहुत हर्ट कर चुके हैं, नो हम और हर्ट नहीं करेंगे, एंजल एंड वी। ठीक है, तो इंसान बस शांत हो गया और बस सुबकने लगा और उसकी बाहों में ईसा सुबकने लगा। उन दोनों को इस तरीके से रोते हुए देखकर वहीं बस के कॉर्नर पर एक लेडी बैठी हुई थी। वो ग्रैनी बहुत देर से इंसान और ईसा को देख रही थी, और जब उनसे कंट्रोल नहीं हुआ तो फाइनली उठ कर आई और उन्होंने इंसान के कंधे पर सॉफ्टली हाथ रखते हुए कहा, यंग मैन। ठीक है, तो उन्होंने उसे हैंकी ऑफर किया। इंसान एकदम से शिवर कर उठा। उसने कहा, आई एम सॉरी, कुछ हुआ है? ठीक है, तो उसने आंसू पोंछकर उस ग्रैनी की तरफ देखा। उस ग्रैनी ने सिर्फ सॉफ्टली मुस्कुराते हुए कहा, ये तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या हुआ है? सान ने कहा, कुछ नहीं ग्रैनी, वो बस। ये कहते हुए सान संभलने की कोशिश कर रहा था। ग्रैनी ने कहा, ओके तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, बट यंग मैन प्लीज़ खुद को संभालो, तुम्हारे साथ एक बच्चा है और तुम उसे डरा रहे हो। देखो वो कितना ज़्यादा रो रहा है, उसे शांत करो, उसे तुम्हारी अभी ज़रूरत है, ओके? ठीक है, तो उसने सान की आंखों में देखा। जान ने सिर्फ हेजिटेटली नोट किया और उसने ईजा को सॉफ्टली होल्ड करते हुए कहा, बेबी सब कुछ ठीक है, ओके? डैड को कुछ नहीं हुआ है, अब शांत है, कम ऑन मेरी तरफ देखो। ठीक है, तो उसने ईसा का फेस अपनी तरफ किया, फिर उसके आंसुओं को अपने थंब से पूंछा और फिर सॉफ्टली ईसा के फॉरहेड पर किस करते हुए कहा, अब कोई नहीं रोएगा, ओके? डैड ओके हैं, और अब ईसा पानी पिएगा। ठीक है, तो उसने ईसा के छोटे से बैग को खोला और उसमें से वाटर बॉटल निकालकर ईसा को एक कप पानी दिया। ईसा ने भी उस पानी को पी लिया था और अपने हाथों से अपने उस छोटे से लिप्स को साफ करते हुए कहा, डैड आर यू ओके ना? ईसा ने कहा, हाँ बेबी आई एम ओके, कम डैड को हक दो और डैड और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो उसने फिर से ईसा को हक कर लिया और उसके अंदर जितनी भी स्ट्रेंथ बची थी उस सारी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर कर उसने खुद को संभाला, काम डाउन किया, बस के कोने में खुद को समेट कर बैठ कर ईसा को बस गले लगा लिया और रास्ते के खत्म होने का इंतजार करने लगा। वो बस बाहर देख रहा था, खिड़की के बाहर। ज़्यादा समय नहीं लगा, लगभग 25 मिनट के बाद सान बस स्टॉप पर उतर आया था और ईसा इतना ज़्यादा थक गया था, वो इतना एग्जॉस्ट हो गया था इन सब सारी सिचुएशन से कि वो सान की बाहों में कब सो गया ये उसे पता ही नहीं चला। और सान वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल किसी सोललेस इंसान की तरह उस पाथ पर चल रहा था जो उसके घर तक जाता था। लगभग 10 मिनट लगे सान को उसके घर तक पहुंचने में और उसने बस माइंडलेसली अपने घर के दरवाजे को खोला, अपने रूम में गया, ईसा को उसके बेड पर लिटाया, उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया, उसके बाद उसे छोटा सा उसका टॉय दिया और उसके सॉफ्टली फॉरहेड पर किस कर बस रूम में से उस छोटी लाइट को जलाकर बाहर आ गया था। फिर उसने अपने उस सोललेस बॉडी से अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन बाहर निकाला, सुजन का नंबर सर्च किया और बस उसे कॉल किया। बैल जब तक जाती रही जब तक सान सिर्फ अनंत में देखता रहा और जैसे ही सुजन ने कॉल उठाया सान ने सिर्फ 2 शब्द कहे। बिना सुजन की बात सुने उसने कहा, ईसा घर पर है और उसे तुम्हारी ज़रूरत है। ठीक है, कर उसने फ़ोन काट दिया और वहीं दूसरी तरफ सुजन कंप्लीट ब्लैंक हो चुकी थी। वो तुरंत अपनी सीट से उठी, उसने अपना बैग लिया, अपना फ़ोन अपने बैग के अंदर रखा और बस घर से बाहर भागी। और सान को खुद भी नहीं पता कि वो कब चलते चलते उस कमरे तक पहुंच गया जहां जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। उसके बाद उसने उस डोर नॉब पर अपना हाथ रखा और वो बस अंदर चला गया। और वहीं दूसरी तरफ सान तो इतना दूर तक चलकर आ गया था पर कोई एक शख्स था जो उस जगह से उठा तक नहीं था, वो था ईपो। वो अभी भी वहीं फर्श पर बैठा हुआ था और बस सामने की तरफ देख रहा था। वो रो रहा है, नहीं रो रहा है, उसकी आंखों में, उसके एहसास में, जज्बात में क्या है कोई नहीं समझ सकता। वो बस बिल्कुल किसी पत्थर की तरह वहाँ बैठा हुआ था और लगातार उसके साइड में रखा हुआ फ़ोन बजे चले जा रहा था। न जाने कितनी बार वो बज चुका था एंड एट लास्ट फिर से बजा और इस बार ईबो ने अपने उस ठंडे पड़े शरीर से उस फ़ोन को उठाया और बस आंसर करके अपने कान पर रख लिया। सामने कोई और नहीं बल्कि चैंग था जो ईबो को बहुत देर से कॉल कर रहा था और जैसे ईबो ने कॉल उठाया उसने लगभग चीखते हुए कहा, बास्टर्ड व्हेयर द हेल आर यू। और चैंग के इतना जोर से चिल्लाने पर भी ईबो ने अपनी आंखों को ब्लिंक तक नहीं किया। उसने सिर्फ उस इमोशनलेस वॉइस में कहा, चैंग आई फाउंड हिम। चैंग को समझ नहीं आया ईबो क्या कह रहा है। वो अभी भी बोल रहा था। उसने कहा, ईबो मेरी बात सुनो। पर वो उससे आगे कुछ कहता तो ईबो ने कहा, मैंने उन्हें ढूंढ लिया चैंग, बट he said he don't know me। चैंग उन्होंने कहा वो मुझे नहीं जानते। चैंग ने कहा, वो क्या बोल रहे हो तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? ईबो ने कहा, चैंग सब तो पता है, मैंने उन्हें ढूंढ लिया पर I don't know I can't recognize him। he
He was pale. He was so skinny. Chang, he looked so. I don't know, Chang. I can't understand anything. Chang, I found him. Chang ने कहा, हिप्पो. चैंग भी अब समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है. जिस तरह से वो बात कर रहा है वो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है. उसने इसलिए सॉफ्टली कहा, हिप्पो. पर हिप्पो अपनी डेज में था. वो चैंग की कोई आवाज़ नहीं सुन रहा था. वो बस लगातार बोले जा रहा था. उसने कहा, चैंग, डिड यू नो, तुम्हें पता है वो वही है पर पता नहीं क्यों वो लगकर भी नहीं लग रहे. He was changed. He was so much changed. I can't believe. I can't find him. चैंग, मैं उनके टेलीफोन नहीं ढूंढ पा रहा हूँ. वो बदल गए हैं. चैंग वो बदल गए हैं. चैंग ने कहा, वो तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. मेरी बात सुनो. कहाँ हो तुम? मुझे बताओ. मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ. तुम क्या कर रहे हो? चैंग को डर लग रहा था, बहुत डर. वो जानता था वो कि मेंटली स्टेट जब वो इस पोजीशन पर पहुँचता है पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है. और चैंग इस वक्त उसके पास पहुंचना चाहता था इससे पहले कि वो कुछ कर दे. इसलिए वो बस पोलाइटली ईवो से पूछना चाह रहा था ताकि वो उसको उसके सेंस में ला सके. पर ईवो, ही वॉज नॉट आंसरिंग एनीथिंग. ही जस्ट रेंटिंग. जो भी उसके मन में आ रहा था वो बस चैंग को बता रहा था. ईवो अपने लिविंग एक्सपीरियंस को चैंग को बता रहा था जो कुछ भी इंसान के साथ फील किया. चैंग ने कहा, ईवो, मुझे बताओ तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? कौन है? कौन मिला? कौन तुम्हें पहचान नहीं पा रहा? किसे तुम पहचान नहीं पा रहे? मुझे बताओ तो सही ताकि मैं कुछ तुम्हारी हेल्प कर सकूँ. ईवो ने कहा, तुम नहीं समझ पा रहे हो चैंग. मैंने कहा ना, मैंने उन्हें ढूंढ लिया. सबने मुझसे झूठ बोला पर मैंने उन्हें ढूंढ लिया चैंग. पर वो नहीं है. He was changed. I can't recognize him. He was the same, but he was the same, but he's not same. His eyes, he was tied. He was tied inside. मैं उनकी आंखों में खुद को नहीं देख पा रहा था. वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि I'm a stranger, Chang. I'm a stranger. मुझे दर्द हो रहा है Chang. मुझे बहुत दर्द हो रहा है. I can't breathe. What I do? Tell me. वो चले गए Chang. He left me. वो चले गए. उनकी वो फैमिली, वो अपनी फैमिली के पास चले गए Chang. What should I do? Tell me. I'm scared. I don't know. Please Chang. I want him. I want him. He can't recognize me, Chang. He said he don't know me. What I do? Tell me. I hate him so much, Chang. I hate him. तो वो वही फर्श पर लेट गया और वही चैंग की आंखों से आंसू निकल आए थे. कहीं ना कहीं वो समझ गया था वो किसके बारे में बात कर रहा है. वो भी बस कांपता हुआ सा वहीं कुर्सी पर बैठ गया. फिर भी उसने धीमी आवाज में कहा, ईबो. पर चैंग को सिर्फ ईबो के सुबकने की आवाज़ आ रही थी और चैंग भी रो रहा था. वो बस सॉफ्टली ईबो को पुकारता रहा तब तक जब तक ईबो उसका जवाब ना दे. उसने कहा, ईबो, मुझे बताओ तुम कहाँ हो? हाँ, तुम्हें कौन मिला? हाँ, प्लीज़ मुझे बताओ. प्लीज़, मुझे चिंता हो रही है. ईबो, प्लीज़ टेल मी. तुम किससे मिले? क्या वो? तभी ईबो ने कहा, सान कहा. I found him, Chang. I found शाओफी सान. ये कहते के साथ ही उसने फ़ोन काट दिया. वही चैंग एकदम से अपनी जगह पर पूरी तरीके से फ्रोज हो चुका था. इतना कि उसके हाथ से कब फ़ोन निकलकर नीचे ज़मीन पर गिर गया इस बात का एहसास उसे भी नहीं हुआ और वो बस वहाँ ऐसे ही बैठा रह गया. कितनी देर तक उसे खुद भी नहीं पता. पर जो चीज़ उसे पता थी वो थी जो उसके दिमाग में चल रहा था, जो पिछले कुछ इतने सालों में हुआ, जो कंडीशन उसने देखी है ईबो की, ज़ीही की, वो सब कुछ उसके माइंड में चल रही थी. ब्लिंक ऑफ मोमेंट के अंदर 1 घंटा गुजर गया और चैंग अभी भी उस कमरे में ही बैठा हुआ था. तभी वो फ़ोन जो सही ज़मीन पर गिर गया था वो रिंग करने लगा. इतना तेज़ उस सन्नाटे में गूंजा कि अब जाकर चैंग को होश आया था. उसने अपनी आंखों को 2-3 बार ब्लिंक किया और वहीं फर्श पर देखा जहाँ वो फ़ोन पड़ा हुआ था. उसने अपने कांपते हुए हाथों से उस फ़ोन को उठाया और स्क्रीन पर देखा. स्क्रीन पर ज़ीही का नाम शो हो रहा था. चैंग को समझ नहीं आया कि उसे कॉल उठाना चाहिए या नहीं, पर वो ज़ीही को टेंशन नहीं दे सकता इसलिए उसने अपना बस फ़ोन उठा लिया. उसने कहा, हेलो. सामने से ज़ीही की आवाज़ आती है. हेलो, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ. चैंग ने कहा, आई डोंट नो. चैंग की आवाज़ बहुत अलग लग रही थी. ज़ीही ने कहा, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ है तुम्हें? चैंग ने कहा, ज़ीही ने कहा, हाँ मैं यहाँ हूँ, क्या हुआ है? चैंग ने कहा, he was there. और ज़ीही ने कहा, कौन? किसके बारे में बात कर रहे हो? यहीं बंद कर. चैंग ने कहा, क्योंकि एक और बार अगर तुमने अपने फोटो से वो फाउंड है किसी और नाम को लिया ना, चैंग जान के. चैंग ने कहा, तो मैं मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ. Because I was there. Destroy you. I don't know what should I do. Please tell me what should I do. How? मैं वो कैसे संभालूं? He called me. जी. Tell me what should I do.
वहीं ज़ी भी कम्प्लीटली स्टोन हो गई। उसने हटकती हुई आवाज़ में कहा, जान, तो तुम्हें जान मिला? कहाँ है वो? चैंग, चैंग कहाँ है वो? क्या तुम उससे मिले? क्या तुमने उसे देखा? वो ठीक तो है ना? वो क्या कर रहा है? कहाँ पर है? चैंग, चैंग मुझे बताओ वो कहाँ है? चैंग, पर चैंग, he was in another days. उसने चीखते हुए कहा, I don't know where this fucking bastard, I don't know, and I don't want to know. I just want to know. Tell me, what should I do? How can I hold my buddy? How can I face him? Tell me, Z. I don't want to know where the Zan. Where is he? I don't fucking know. Please बंद करो मुझसे पूछना उसके बारे में. I don't want to reply you, Z. Just please, for God's sake, please उसके बारे में मुझसे पूछना बंद करो. मैं बस ईवो के बारे में पूछना चाहता हूँ. मुझे बताओ मैं क्या करूँ? मुझे बताओ. देखा तो चैंग वहीं बस बैठ गया. वहीं जी वो रोना शुरू कर चुकी थी. उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे. फिर भी उसे अभी चैंग को संभालना था, इसलिए उसने बस कसकर फ़ोन पकड़ते हुए कहा, चैंग बी स्ट्रॉन्ग. हाँ बेबी, तो तुम्हें भी ईवो के पास जाना होगा. उसे कॉल करो और पूछो वो क्या कर रहा है. उसने इंसान को दिखाया ना तो उसकी हालत ठीक नहीं होगी. उसे कॉल करो, उससे पूछो कहाँ है वो. उसे तुम्हारी ज़रूरत है. रोना बंद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ. एंड आई एम सॉरी मैंने तुम्हें इतना हर्ट किया. आई नो तुम फेड अप हो, तुम परेशान हो इंसान के बारे में. बस मैं उसके बारे में नहीं पूछूंगी. आई डोंट वांट टू आस्क. जस्ट जाके ईवो की हेल्प करो. मैं फ़ोन रख रही हूँ, ईवो को कॉल करो. ओके बेबी, तुम कर सकते हो. ये क्या तो वैसे ही है. फ़ोन काट दिया. वहीं चैंग ने एक सांस ली, खुद को कंट्रोल किया और उसने तुरंत अपनी कॉल लिस्ट में से ईवो का नंबर सर्च किया और अपने कांपते हुए हाथों से ईवो को कॉल डायल किया. बट अनफॉर्चुनेटली जवाब सिर्फ ये आया था, द पर्सन यू हैव कॉल्ड इज करंटली स्विच ऑफ. चैंग ने कहा, नो तुम फ़ोन स्विच ऑफ नहीं कर सकते ईवो. नो प्लीज़ कॉल पिक करो, प्लीज़ पिक करो. ये क्या तो हुए. चैंग लगातार फ़ोन डायल करने लगा, पर ईवो उसका कॉल अनआंसर्ड था. चैंग अब रेस्टलेस हो चुका था. वो तुरंत अपने ऑफिस से बाहर निकलता है और तुरंत सेक्रेटरी को कॉल लगाते हुए कहा, जल्दी से मास्टर को पता करो, कहाँ है वो. ये कहते उसने इंस्ट्रक्शन दे दिए थे. सेक्रेटरी माँ को ज़्यादा वक्त नहीं लगा, उन्होंने भी इंस्ट्रक्शन पास किए. वो अपने सर्वर पर चेक करने लगे ईवो की लोकेशन कहाँ है. वहीं दूसरी तरफ जी वो अभी भी वहीं खिड़की के सहारे खड़ी हुई थी. उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे. उसने भी अपने फ़ोन में से हाउशवान का नंबर सर्च किया और इतने सालों के बाद उसने फिर से हाउशवान को कॉल डायल किया. दूसरी तरफ हाउशवान अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था. चियांग उसके सामने था. वो लोग अपनी वेडिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे. तभी उसका फ़ोन बजता है. हाउशवान ने एक पल में अपने फ़ोन की तरफ देखा तो वो चौंक गया. सामने जी का नाम शो हो रहा था. उसने अपने मन में कहा, ये मुझे क्यों कॉल कर रही है? सब कुछ ठीक तो है? चियांग ने कहा, अपना फ़ोन उठाओ, कितनी देर से बज रहा है. हाउशवान ने कहा, जी कॉल कर रही है. चियांग ने कहा, क्या जी? उठाओ ना, तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट बात हो. उसने काफ़ी लंबे समय से तुमसे बात नहीं किया, उठाओ उसका फ़ोन. ठीक है तो ये चियांग हाउशवान के पास आ गया था और वहीं हाउशवान ने भी अपने कांपते हुए हाथों से फ़ोन उठा लिया. उसने कहा, हेलो. जी ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन, वी फाउंड हिम. ये कहते के साथ उसने फ़ोन काट दिया. वहीं हाउशवान, उसका माइंड ब्लैंक हो चुका था. वो भी बस ऐसे ही बैठा रहा. चियांग ने कहा, हाउशवान सब कुछ ठीक तो है? हाउशवान फ्लिंच कर उठा. उसने कहा, चियांग ने कहा, हाँ क्या हुआ बेबी, सब कुछ ठीक तो है? तुम्हारा फेस इतना पेल क्यों लग रहा है? पर हाउशवान ने कुछ भी नहीं कहा. उसने बस अपना फ़ोन काट कर अपनी पॉकेट में रख लिया और बस खड़ा हो गया. चियांग उसे आवाज़ लगाता रहा पर हाउशवान ने कोई जवाब नहीं दिया और वो बस अपने रूम से निकल गया. सिर्फ एक खबर ने हर तरफ कोहरा मचा रखा था. सबकी जिंदगियाँ एक बार फिर से एक धागे के साथ उलझ गई थी. हर इंसान इस वक्त रेस्टलेस था, बेचैन था, खोया हुआ था, जवाब मांग रहा था. लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी सभी की मेंटल स्टेट, जो एकदम से एक रोलर कोस्टर के ऊपर सवार हो चुकी है और कौन कहाँ जा रहा है कोई नहीं जानता. सब सुन्न है, पूरी तरीके से सुन्न. बिल्कुल वैसे ही जैसे सान खड़ा हुआ है उस कमरे के बीचों बीच, ब्लैंक. उस अंधेरे में सिर्फ डिम लाइट जल रही है जिसके अंदर वो सब कुछ नज़र आ रहा है जो उस कमरे में है. और सान सिर्फ बस एक जिंदा लाश की तरह उन सब चीज़ों को देख रहा है. उसे खुद भी नहीं पता कि वो क्या ढूंढना चाह रहा है, लेकिन वो बस देख रहा है. हर कदम दर कदम के साथ वहाँ बहुत कुछ है देखने के लिए. पूरी दीवारें पूरी तरीके से एक ही शख्स की फ़ोटोग्राफ से पूरी तरीके से पटी पड़ी हैं. जहाँ देखो वहाँ फ़ोटोग्राफ्स हैं, कभी हंसते हुए, कभी मुस्कुराते हुए, कभी खिलखिलाते हुए, कभी कुछ कहते हुए. वीडियोस हैं जो बड़ी सी स्क्रीन पर चल रही हैं जहाँ लगातार एक शख्स आई लव यू चैंट कर रहा है. प्रधान के कानों में कोई आवाज़ नहीं जा रही. वहीं कोने में एक और बड़ा सा फोटोग्राफ लगा हुआ है जिसमें वो जो शख्स है वो बस घूर कर सामने वाले शख्स की तरफ देख रहा है. प्रधान को नहीं पता कि वो किसको देख रहा है, पर ये शख्स की आंखें पहले जैसी नहीं है. इन आंखों में वो चमक नहीं है, होठों पर वो मुस्कुराहट नहीं है. ये शख्स वो होते हुए भी वो नहीं है. यही सान का दिमाग कह रहा है, पर सान का दिमाग आखिर क्या कह रहा है उसे नहीं पता. वो बस चलते वहीं कोने में पहुंच गया जहाँ का एक स्पॉट खाली था.
और नीचे एक मैगजीन रखी हुई थी जिसमें उसी शख्स की फोटोग्राफ थी जो इस वक्त इस पूरे कमरे में अपना एहसास रखे हुए है। ना होते हुए भी वो यहाँ है। वो सांस चाहे दुनिया के किसी भी कोने में ले रहा हो, पर जान ने उसे जिंदा इस कमरे में रख रखा है अपने लिए, शायद खुद की सांसों के लिए। जान ने अपने उन ठंडे पड़े शरीर के साथ उस मैगजीन में से उस फोटोग्राफ को कट किया बहुत बारीकी से, और फिर उसके बाद उस फोटोग्राफ को बहुत देर तक निहारने लगा। फिर उसके दिमाग ने क्लिक किया और जान ने उस फोटोग्राफ को वहीं वॉल पर पेस्ट कर दिया और एक बार फिर से एक जगह को उसने भर दिया। उसके बाद उसने धीरे से उस फोटोग्राफ के ऊपर अपना हाथ फिराया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ये कहते हुए वो वापस उस जगह को छोड़कर बीचों बीच में आकर बैठ गया था फ्लोर के, और अपने घुटनों को उसने अपनी बस हाथों से बांध लिया और उस पूरे कमरे की तरफ देखने लगा। इन 3 सालों में जान ने ऐसा कोई एक पल नहीं छोड़ा जब उस कमरे में आकर रोता ना हो, जब उस कमरे में आकर इस एक एक फोटोग्राफ को निहारता ना हो, और जब उस कमरे में आकर हीबो का कोई भी फोटोग्राफ जो उसे कहीं भी मिले, इंटरनेट पर, वेबसाइट्स पर, मैगजीन्स पर, टैबलॉइड्स पर, न्यूज़पेपर पर, जर्नल पर, कहीं पर भी वो हर एक फोटोग्राफ बाहर से लाता है और बस यहाँ अपने इस कमरे में चिपका देता है। हीबो की पूरी ज़िंदगी जान ने यहाँ जिंदा कर रखी है, खुद के लिए, हीबो के लिए, या खुद के जिंदा रहने के लिए, कोई नहीं जानता, पर शायद यही एक सहारा है जिसने जान को जिंदा रख रखा है। पर आज जान को ये फोटोग्राफ भी शायद वो सुकून नहीं दे पा रहा है, इसीलिए वो बस वहीं फर्श पर लेट गया और खुद को बस सुकेड़ लिया। उसके कानों में वो आवाज़ बहुत बहुत गूंज रही है। जान पूरी कोशिश कर रहा है कि वो अपने होश में रह सके, वो रियलिटी और हेलुसिनेशन में फ़र्क कर सके, पर मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल। सांसें उखड़ रही हैं, इसलिए जान ने बस अपने कांपते हुए हाथों से अपनी पैंट पॉकेट को खंगोलना शुरू किया। वो कुछ ढूंढ रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली उसे उस पॉकेट में वो नहीं मिला जहाँ उसने रखा था, इसीलिए वो अपनी दूसरी पॉकेट में ढूंढने लगा, पर वो वहाँ भी नहीं थी। जान अब और ज़्यादा परेशान हो गया। वो तुरंत खड़ा हुआ और वो अपनी हर जगह, हर पॉकेट्स में चेक करने लगा, पर अनफॉर्चुनेटली कहीं पर भी वो टैबलेट्स नहीं थी। जान ने कहा, नो 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 नो, इस मौके पर नहीं, कहाँ गई टैबलेट्स, कहाँ गई? ये तो जान ने उन टैबलेट्स को ढूंढा, पर अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ नहीं थी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वहाँ उस कॉरिडोर में गिर चुकी थी, जिसके बारे में जान को खबर तक नहीं है। और जान की बॉडी को उसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये आवाज़ें बहुत बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा। जान ने अपने कानों पर हाथ रख लिया, पर आवाज़ें बहुत तेज़ थी। आई एम सॉरी बट आई कांट से। मेरी क्या गलती है का? व्हाट्स माय मिस्टेक? व्हाई डिड यू डिड टू मी? प्लीज बिलीव मी, प्लीज, मैंने ये नहीं किया है। मॉम प्लीज बिलीव, मैंने ये नहीं किया है। आई डोंट डू दैट, प्लीज लिसन टू मी। Dad, no, Dad, you can't leave me, Dad, please, I'm alone, Dad, please save me, I'm sorry, Dad, I'm sorry. I love you, सानका, I love you. मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, पर मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। I love you, and I own you. तुम मुझसे छूटकर कहीं नहीं जा सकते। I become your life hell, सान, I become your life hell. एक चीख की आवाज़ सुनते के साथ ही ईज़ा बस अपनी आंखें खोल लेता है। वो इतनी डर के मारे अपनी आंखें खोलता है कि वो फ्लिंच कर उठा था, और ये चीज़ कहीं ना कहीं सुजन को भी महसूस हुई। उसने कहा, बेबी क्या हुआ? ईज़ा ने अपनी आंखों को मसलते हुए कहा, सुजन आंटी आप यहाँ क्या कर रहे हो? सुजन ने कहा, गुड मॉर्निंग माय स्वीट हार्ट। ये कहते उसने सॉफ्टली ईज़ा के बालों पर किस किया। ईज़ा को कन्फ्यूजन हुआ, उसने अपने आप को वहीं बेड पर बैठाया और इधर उधर देखने लगा। उसने कहा, मैं आपके घर पर क्या कर रहा हूँ सुजन आंटी? Where is Dad? तो वो इधर देखने लगा, वो रेस्टलेस था। सुजन ने तुरंत ईज़ा को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, बेबी नॉटी किड, सबसे पहले मॉर्निंग विश करा जाता है ना? ईज़ा ने कहा, मॉर्निंग? सुजन ने कहा, यस, देखो मॉर्निंग हो चुकी है और यूज़ा तुम्हारा ब्रेकफास्ट टेबल पर इंतजार कर रहा है। चलो जल्दी से शावर लेकर आते हैं और ब्रश कर एक बहुत यमी सा ब्रेकफास्ट करने जाते हैं। ये कहते हुए उसे बाथरूम में ले जाने लगी। उसके हाथ में उसका टॉवल था और दूसरे हाथ में उसके कपड़े। वहीं ईज़ा कंप्लीट शॉक में था। उसने सुजन की तरफ देखते हुए कहा, नहीं मुझे नहाने नहीं जाना, मैंने आपसे कुछ पूछा है ना, डैड कहाँ है? सुजन ने कहा, बेबी डैड काम पर है। ऑफ कोर्स, देखो ना सुबह हो चुकी है और डैड वर्क पर गए हुए हैं, तुम सो रहे थे इसलिए डैड ने बोला कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई। ईज़ा ने कंफ्यूज होते हुए कहा, सच्ची? सुजन ने कहा, यस सच्ची, बिल्कुल सच्ची, चलो जल्दी से ब्रश करो, यूज़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये कहते हुए सुजन फाइनली ईज़ा को वहीं बाथरूम में ले गई थी। अब 2 घंटे के बाद ईज़ा और यूज़ा वहीं गार्डन में बैठे हुए थे, वो लोग खेल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सुजन और आंट मैरी आपस में बातें कर रहे थे। ईज़ा सुन तो नहीं सकता था, पर कहीं ना कहीं उसे कुछ अजीब लग रहा था। उसे अंदर से ही बहुत बहुत रेस्टलेस महसूस हो रहा था, और कहीं ना कहीं ये चीज़ यूज़ा ने भी महसूस की। उसने ईज़ा के ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स को फेंकते हुए कहा, काका फ्लावर,
फ्लावर। ये कहते हुए वो फूल ईजा को देने लगा। ईजा ने उस फूल की तरफ देखा, उसे देखते हुए कहा, वेयर इज डैड योजा? योजा को कुछ समझ नहीं आया। उसने बस ब्लिंक करते हुए ईजा की तरफ देखा। ईजा ने योजा की तरफ देखते हुए कहा, डैड को कुछ हुआ है योजा? कोई मुझे नहीं बता रहा, पर डैड वो सैड है। ही वॉज सैड। वही योजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट जो चीज़ समझ आ रही थी वो ये थी कि उसके गागा सैड हैं। इसीलिए योजा क्रॉल करते हुए गया और ईजा को बस हक कर लिया।